अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, क्या सबने होमवर्क किया है? कुछ जो 2-3 सवालात थे, मैं आपको अभी सोल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ। हम उसको देखेंगे भी, मज़ीद डिस्कस भी करते हैं, और अगर ये यहाँ खुल जाती है फ़ाइल तो मैं अभी ही आपको सोल्यूशन भी शेयर कर दूँगा। अच्छा, ये वाला सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट किया मेरे बच्चों, CA फाइनल का। एक तो ऑटम 2012 का मिस मार्गरेट वाला, ये सबने कर लिया, और दिसंबर CA फाइनल मिस्टर काशिफ अहमद वाला, ये वाला किया किसी ने? अच्छा, ये मिस्टर काशिफ अहमद वाला जो सवाल है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन। अगर ये चल रहा है नेट तो ठीक है। ये 2-3 आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कुछ मैं आपके साथ सैम्पल बेसिस पर शेयर कर लूँगा। अच्छा, मैंने 2-3 आंसर्स आपके साथ CA फाइनल वाले शेयर कर दिए हैं, ठीक है। एक सवाल हम अभी करेंगे, कौन सा वाला कर लेते हैं? हाँ, तो काशिफ वाला सोल्यूशन भेज दिया ना मैंने आपको। काशिफ वाले को हम डिस्कस करेंगे और इसके सोल्यूशन को रीड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं रीड करूँगा ना इसके सोल्यूशन को, बताऊँगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। अच्छा भाई, इसको पहले डिस्कस करते हैं। मिस्टर काशिफ अहमद वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा भाई, तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? दिसंबर 2007, मिस्टर काशिफ अहमद। इसको हम पहले रीड करते हैं और हम देखते हैं इसको हम प्लान कैसे करें, सही है। श्योर, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें इसकी, क्या ख्याल है? ब्रीफली एक्सप्लेन द पाकिस्तान टैक्स इम्प्लीकेशन टू मिस्टर काशिफ फॉर टैक्स ईयर 2008 एंड 2009। तो हमने 2008 की भी बात करनी है। मैं जरा प्लानिंग बता रहा हूँ ताकि आप लोग फिर उसको अच्छे से ड्राफ्ट कर सकें। हमने 2008 की भी बात करनी है और 2009 की भी बात करनी है। क्या ख्याल है, इन दोनों सालों का सबसे पहले हम क्या रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लें? फिर आगे की सोचेंगे। मैं थोड़ा सा सोचने का पैटर्न बता रहा हूँ कि आप अगर कोई सवाल इस तरह का शुरू कर रहे हो, देन हाउ यू शुड प्रोसीड, हाउ यू शुड ले द फाउंडेशन ऑफ योर आंसर,
ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि दोनों सालों में क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आओ देखते हैं। Mr. Kashif Ahmed, a Pakistani national, left Pakistan subsidiary of a multinational company and was employed in the role of commercial director Middle East for the group company with effect from 1st January 2008. 1 जनवरी 2008 से उसने ज्वाइन कर लिया, क्या मिडिल ईस्ट को ज्वाइन कर लिया, मिडिल ईस्ट चला गया, ठीक है। Due to certain visa issues, he could not travel immediately and remained in Pakistan till 28 फरवरी। जा नहीं सका वीज़ा इश्यूज की वजह से, तो कहाँ पर मौजूद था, और सर्विसेज भी कहाँ से बैठ के दे रहा था। तो जब तक वो पाकिस्तान में था और जब तक पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहा था, उसकी जितनी सैलरी वो अर्न कर रहा था वो सारी क्या कहलाएगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। चाहे भले उसको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना टाइम वो पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहा था वो उसकी कहलाएगी पाकिस्तान सोर्स इनकम। 28 फ़रवरी तक पाकिस्तान में था, 28 फ़रवरी तक। तो क्या कोई मुझे बता सकता है 2008 में रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट होगा। हमने कहा सर 2008 में तो रेजिडेंट है, और 2008 के अंदर अगर उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी तो क्या वो टैक्सेबल होगी। हमने कहा सर टैक्सेबल होगी। क्या अगर उसकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम होगी तो क्या वो भी टैक्सेबल होगी। यस टैक्सेबल होगी। देखते हैं, ऐसे मैं खाका बना रहा हूँ, अभी देखते हैं आगे क्या चलता है। While in Pakistan, he continued to work for Middle East region and received payment from group company। तो हमने कहा सर 28 तारीख तक वो जो भी ग्रुप कंपनी से पेमेंट हासिल करता रहा, वो क्या होगी, वो PSI होगी। और PSI तो रेजिडेंट पर्सन की कहाँ टैक्सेबल होती है, पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है। Mr. Kashif is required to return for sorting out certain issues on behalf of group company and will be staying in Pakistan for about 2 months। अच्छा भाई ज़बरदस्त। तो वो उसको वापस आना पड़ेगा और कुछ इश्यूज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा on behalf of the group company and will be staying in Pakistan for about 2 months। On his return to Pakistan, he will continue to be employed and paid by the group company। Group company deducts tax at 20% of gross salary। Note: no tax is applicable in UAE। Tax deduction is for Pakistan source salary। अब UAE के अंदर वो काम कर रहा है, जितने अरसे वो UAE में काम कर रहा है और उसको UAE वाली सैलरी मिल रही है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जिस ड्यूरेशन में वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहा है, तो मैंने आपको बोला वो तो है पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम पर ग्रुप कंपनी 20% का टैक्स भी काट रही है। ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन to Mr. Kashif 2008 and 2009 in respect of salary earned while he was present in Pakistan from 1st January to Feb 28, 2008। तो हमने कहा ज़रा अभी बताओ कि जो इसने सैलरी कमाई 1 जनवरी से 2028 फेब तक, वो क्या होगा, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। हमने कहा सर पहली बात रेजिडेंशियल स्टेटस है, टैक्सेबल फॉर वर्ल्ड ओवर इनकम, और ये वाली जो इनकम उसने 28 फेब तक कमाई, भले ग्रुप कंपनी से पैसे आ रहे थे लेकिन ये क्या थी, पाकिस्तान सोर्स इनकम, और ये कहाँ टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल इन पाकिस्तान। ठीक होगी बात। अच्छा भाई, सैलरी अर्नड ये आपने बता दिया। सैलरी अर्नड व्हाइल ही वाज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फ्रॉम 1 जन टू 28 फेब। और अब टैक्स इम्प्लीकेशन बतानी है। इफ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान बिफोर जून 30, 2008, केस 1, if he returns to Pakistan before
तो जो PSI है, अगर 30 जून से पहले वो वीज़ा इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए आ जाता है, तो जो PSI है क्या वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? सर पहली बात तो ये कि 2008 में कुछ भी कर लें है तो क्या रेजिडेंट, तो हमने कहा रेजिडेंट की PSI तो हमेशा ही टैक्सेबल होगी इन पाकिस्तान, जो कि इस केस में इसकी सैलरी है सिर्फ, ठीक है। क्या इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है? जी है, जो इसने दुबई में कमाई। अगर इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी जो इसने दुबई में कमाई है, क्या उसके ऊपर फॉरेन कंट्री के एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है? नहीं, दुबई में कोई टैक्स नहीं है, दुबई में कोई टैक्स नहीं है। तो हमने कहा अगर ये पाकिस्तान 30 जून से पहले आ जाता है तो जो फॉरेन सोर्स सैलरी है उसका क्या टैक्स होगी नहीं होगी? कोई एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है? हमने कहा सर ये भी क्या होगी टैक्सेबल इन पाकिस्तान। और हमने कहा इफ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान आफ्टर 30th जून, क्या लिखा हुआ है? 2008। अब क्या होगा? PSI का क्या करेंगे? PSI तो सर वो टैक्स तो हो गई होगी, वो तो हमने ऊपर बात बता दी आपको। FSS क्यों एग्जेम्प्ट? वाई? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान leaves Pakistan during tax year and remains abroad during that tax year। तो हमने कहा फिर उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। याद आती हैं कुछ बातें? और 2009 में क्या होगा? में क्या होगा? हमने कहा सर 2009 में तो ये क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। अगर कोई पाकिस्तान सोर्स सैलरी कमाई तो क्या होगी? FSI या FSS जो भी बोलो। अब इसमें ऐसी कोई खास चीज़ थी जो परेशान कुन थी, या कोई चीज़ जो आपको नई आज बताई हो मैंने? ये सबको क्लियर होता है ये? क्या तुम बताओ? बता उस उधर ही मैंने बता दिया ना, उधर ही मैंने उस चार्ट के अंदर आपको बता दिया ना 2009 में क्या होगा। अगर कोई PSI हुई या PSS हुई तो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट नहीं, टैक्सेबल। और अगर कोई FSS है तो क्या हो जाएगी? ठीक हो गई बात? मैं इसका सोल्यूशन भी रीड कर लेता हूँ, बोलो। हाँ, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम का टैक्स है ना, दुबई में तो कोई टैक्स है ही नहीं। वो किसका टैक्स है? वो किसका टैक्स है? लिखा हुआ है ना, नो टैक्स इज एप्लीकेबल इन UAE। पढ़ो ना, तुमने सवाल ही पूरा नहीं पढ़ा। टैक्स डिडक्शन इज फॉर पाकिस्तान सोर्स सैलरी। तो पाकिस्तान सोर्स सैलरी पे तो टैक्स लगेगा ही ना, नहीं लगेगा? हाँ, लगी नहीं रहा ना, तो टैक्स ट्रीटी होगी भी तो किसी काम की नहीं है। लगेगा, दो जगह टैक्स हो रहा होगा तो टैक्स ट्रीटी को बीच में लेंगे ना, UAE में तो टैक्स ही नहीं है। क्लियर सबको? अच्छा, ये मैंने सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दिया, फिर मैं भूल जाता हूँ, इसलिए अभी याद आया, मैंने कहा हाथ के हाथ कर दूँ। कुछ बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे, आजकल थोड़ा सा ज़रा मसरूफियत का गलबा ज़्यादा है। शब मिस्टर काशिफ, Mr. Kashif is a resident person in tax year 2008 and he would be non-resident person in tax year 2009। ये बातें हमने डिस्कस कर ली। However, लेकिन मैंने आपको एक और बात कही थी
मैंने आपको एक और बात कही थी कि एक और क्राइटेरिया भी आपको बताना पड़ेगा। जहाँ पर आप नॉन रेजिडेंट वाली बात लिखेंगे, जहाँ पर आप नॉन रेजिडेंट वाली बात लिखेंगे और सिटीज़न है, तो मैंने एक और बात भी बोली थी, वो लिखनी पड़ेगी, वो मैंने इधर लिख दी। हाउ एवर, लेकिन if he being citizen of Pakistan is not present in any other country for more than 182 days during tax year 2009 or he is not a resident taxpayer of any other country, then he will be treated as resident of Pakistan। फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है not likely, चांसेस नहीं है इसके, as Mr. काशिफ has moved to Middle East for employment purposes, इसके चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाएगा। केस ए, पाकिस्तान सोर्स सैलरी फॉर बोथ द टैक्स ईयर्स इज टैक्सेबल इन पाकिस्तान अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। ये लिखा हुआ है पाकिस्तान सोर्स सैलरी टैक्स 2008 में भी और 2009 में भी, जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी वो तो कहाँ टैक्स होगी, पाकिस्तान में। बी सी, foreign source salary shall not be taxable being a non-resident person in tax year 2009। टैक्स ईयर 2009 में तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट है ना। फिर फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्स ईयर 2008, उसका क्या होगा, उसका नोट लिखा हुआ है, Salary earned outside Pakistan shall be exempt if a citizen of Pakistan leaves Pakistan during tax year and remains abroad during that tax year. Therefore, foreign source salary in tax year 2008 shall be taxable if Mr. Kashif returns to Pakistan before 30 June 2008, while the same shall be exempt if he returns to Pakistan after 30 June 2008। तो क्या ये आपको थिंकिंग पैटर्न समझ में आया कि आपने सोचना किस तरह से है? क्या आप इसको ड्राफ्ट करने की पोजीशन में हैं आप? ठीक हो गई बात, क्लियर है सबको ये बातें? गुड हो गई बात। अब इसके अलावा किसी के कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। सारे पास पेपर के क्वेश्चंस आपने उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है, पूछना चाहे मुझसे तो प्लीज़ पूछ ले। एनीवन? सबको सब समझ आ रहा है, सबको सब क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर। बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है तो आप लोगों को तो होना चाहिए ना यार। स्प्रिंग 2006 का, देखो भाई स्प्रिंग 2006 का क्या बताऊं भाई मैं, स्प्रिंग 2006 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था मैं हो गया था, मतलब आप लोग नहीं हुए। हाँ हो गए थे। हाँ, स्प्रिंग 2006 का जो तुम मुझसे पूछ रहे हो यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चलो रीड करो, शाबाश। मिस्टर ए पाकिस्तानी सिटीजन वाला है, पेज नंबर 10 है, देखो 10 है 11 है आप लोगों के पास। ये मेरे पास पुरानी किताब है, उसमें 10 है। नई किताब आप लोगों को जल्द मिलेगी, प्रोसेस में। असल में कुछ थोड़े से मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। जी बेटा रीड करो। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन UAE, ठीक है, रिटर्न हो रहे हैं पाकिस्तान, सिटीजन भी हैं, रिटर्न हो रहे हैं पाकिस्तान नवंबर 2004 में। UAE से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद, बताया नहीं कि कितने साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या सवाल की जुजियात, सवाल के एलिमेंट्स किसी स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं आपकी? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की तरफ कर रहे हैं। कोई बच्चा कह सकता है सर बोला तो नहीं किया कि पिछले 4 साल में नॉन रेजिडेंट था। हमने कहा बोला तो ये भी नहीं जाता पेपर देके, क्या आपने करना है पेपर? एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, कॉपी मिल जाए, टाइम जब शुरू हो जाता है तो बोला तो नहीं जाता ना पेपर शुरू करो। लेकिन आपको पता है अगर हम बैठे रहेंगे तो 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं पेपर शुरू करना है, पता तो चल गया ना मैं करने के लिए जा रहे ना। तो इस सवाल के अंदर जब इतनी बातें एग्जामिनर ने लुकमा दे दी आपको कि रिटर्न आफ्टर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम UAE, सिटीजन भी है, फिर रिटर्न हो रहा है UAE से, तो इसका मतलब काफ़ी सालों बाद हो रहा होगा। तो अज्यूमिंग, फिर हम इसमें अजम्पशन ले लेंगे जो कि बड़ी वैलिड अजम्पशन होगी
कि वो पिछले 4 साल नॉन रेजिडेंट होगा। अभी पता नहीं आगे पढ़ते हैं सवाल, तुमने पढ़ा तो बस मैंने इस पर बात कर ली थोड़ी। आगे बढ़ो। अक्टूबर 2004 तक यूएई में काम करता रहा। आगे, जहां पर सैलरीज पर कोई टैक्स नहीं था। और उसके बाद से मिस्टर ए पाकिस्तान आ गए और लोकल कंपनी में काम करने लगे। टैक्स ईयर 2005 में पाकिस्तान वाली इनकम का क्या होगा और यूएई में जो इनकम कमाई उसका क्या होगा? तो अब तुम जरा बताओ। दोनों पे टैक्स होगा। मतलब इससे पहले जितनी मैंने बात कही सारी तुमने डब्बे में डाल के फेंक दी, बॉल की तरह उछाल दी। भाई देखो, है क्या ये रेजिडेंट है? पहला स्टेप, सोचने का पहला स्टेप। सोचने का पैटर्न आपका ठीक होगा तो आंसर ठीक होगा। सोचना है, सवाल को देख के उस पे पागलों की तरह टूट नहीं पड़ना। सवाल कहीं नहीं भाग रहा, पहले सोचना है। देखो हमेशा एक बात याद रखो, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आगे निकल जाएंगे तुम लोगों से, तेज बच्चे हैं। अच्छा, हमें सवाल को पढ़कर 2 मिनट के लिए जरा रुकना है। 2 मिनट नहीं, भले आधे मिनट के लिए रुको, लेकिन रुको। पेन उठाकर सवाल को सॉल्व करना शुरू नहीं करना। ऑलवेज प्लान बिफोर यू राइट। ऑलवेज प्लान बिफोर यू राइट। प्लानिंग मस्ट है, चाहे वो ये वाला पेपर हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, कोई पेपर हो। आपने सवाल पढ़ के थोड़ी देर पहले सोचना है। भले उस सवाल के लिए अगर 5 मिनट है ना आपके पास करने के लिए, आपने कैलकुलेट कर लिया, मिसाल ले रहा हूँ, अपने 1.8 मिनट्स लगा लिए एक सवाल के लिए। वैसे तो प्लानिंग टाइम मिला के 1.95 मिनट्स बनते हैं एक सवाल के लिए, लेकिन आपने 1.8 मिनट्स भी लगा लिए और आपने बोला ये 5 नंबर का सवाल है और इसके लिए मेरे पास है 9 मिनट। उस 9 मिनट में से अगर आपने 2 मिनट भी प्लानिंग पर लगा दिए तो ये महंगा सौदा नहीं है। यानी उस 9 मिनट के अंदर आपने अभी 2 मिनट तक कुछ लिखना शुरू नहीं किया, सोच रहे हो और इस तरह की प्लानिंग कर रहे हो, बुलेट पॉइंट्स बना रहे हो कि मैंने क्या लिखना है, तो भी महंगा सौदा नहीं है। वैसे तो इतने मुश्किल सवाल होते नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए प्लानिंग करनी पड़े, लेकिन फिर भी पहले थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा खाका बना लो, ड्राफ्ट वर्किंग कर लो, करने की ज़रूरत है तो पॉइंट्स की सीक्वेंसिंग कर लो, पहले क्या लिखूंगा फिर क्या लिखूंगा। बच्चे क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, आधा लिख लिया, उसके बाद याद आया ये तो मैंने लिखा ही नहीं कि रेजिडेंट पर्सन है, चलो यार अब लिखते हैं रेजिडेंट पर्सन है। समझ रहे हो बात को? आगे पीछे सीक्वेंस उल्टा सीधा लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नहीं करो, थोड़ा सोचो फिर लिखो। इससे क्या होगा, गलती के चांसेस कम होंगे, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होगा, गलतियाँ कम होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे मुझे जो आंसर्स दिखा रहे हैं ठीक भी लिख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि अपने आंसर्स को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया करो। कुछ बच्चे होते हैं वो एक सफ़े का पूरा एक पैराग्राफ है और उसके अंदर पूरा आंसर है, बातें सारी सही लिखी हुई हैं लेकिन सब जंबल हुआ है। एक चेकर के लिए कितना मुश्किल होता है उस आंसर में से आपके रेलेवेंट पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स देना। आप हर रेलेवेंट पॉइंट को एक पैरा में तोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा वो एक एक लाइन का बुलेट लिखो, आप 3 लाइन का एक पैरा लिखो, मूव टू नेक्स्ट पैरा। एक बात आपकी मुकम्मल हो गई, 3 लाइन के पैरा में आपकी एक बात मुकम्मल हो गई, उस 3 लाइन के पैरा पे आपको 1 मार्क मिल जाना चाहिए। मूव टू नेक्स्ट पैरा। 3 लाइन का 4 लाइन का दूसरा पैरा होना चाहिए, उस पर आपको 1 और मार्क मिल जाएगा। मूव टू नेक्स्ट पैरा, अगली बात करने के लिए अगले पैरा पे मूव करो। बात समझ आ रही? एक ही पैरा में सारी बातें करने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो थोड़ा सा आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले जब मैंने डिस्कस किया रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, तो देखो देखने से एग्जामिनर ने आपको हर तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर ना। यूएई से आया है, यूएई में कोई टैक्स भी नहीं है सैलरी पे, और आपने देखा वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ कर आ गया है, तो जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर वाली एग्जेम्पशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि वो तो पाकिस्तान आ गया है। तो अब दिमाग फ़ौरन उस तरफ जाता है कि भाई अब पाकिस्तान आ गया है, रेजिडेंट भी हो गया है, तो जो भी उसने दुबई में कमाया, अक्टूबर से आया है ना,
तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने जो भी कमाया वो पाकिस्तान में टैक्स हो जाएगा। लेकिन रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाली एग्जेम्पशन क्या इधर लग सकती है? लग सकती है, वैलिड असम्पशन हम ले सकते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग कि वो यूएई के अंदर कई सालों से एम्प्लॉयमेंट कर रहा था और वो पिछले 4 सालों में अज्यूमिंग कि वो नॉन रेजिडेंट होगा इन प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स, तो फिर वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट बन जाएगा। और अगर वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट बन जाएगा तो आने वाले पहले साल में जिस साल वो रेजिडेंट होगा उस साल उसकी एफएसआई एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है? एग्जेम्प्ट। क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? तो 4 मार्क्स का है, आप अच्छे से लिख सकते हो। और अगर तो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट नहीं है, ये भी लिख दो। अगर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट नहीं है तो फिर दोनों की दोनों इनकम उसकी टैक्स हो जाएंगी पाकिस्तान में और कोई एग्जेम्पशन भी नहीं लगेगी क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं है। क्लियर है बात? और कोई सवाल किसी का? जी, इस सवाल में अकॉर्डिंग टू आईटी होकर के कौन सा फॉरेन सैलरी वाला या रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाला लॉ लिखोगे ना? वो वाला नहीं लिखेंगे फॉरेन सैलरी सैलरी एक्सपेक्टेड ऑलरेडी पे टैक्स टैक्स है नहीं ना, लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? वेयर देयर वाज नो टैक्स ऑन सैलरीज। ठीक है, देखो 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, आप अगर लिखना चाह रहे हो कि अगर तो ये टैक्स डिडक्ट हो चुका होता तो ये टैक्सेबल नहीं होता, लिखना चाहते हो तो लिख दो एक लाइन, had there been tax on salaries in the foreign country the salary would have been exempt in Pakistan। एक लाइन करके लिखना चाहते हो तो लिख दो, सही है। लेकिन आप एग्जेम्पशंस लिख, जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है ठीक है, नहीं है तो आप टैक्सेबल कर दो उसको, जो एग्जेम्पशन हो सकती है वो एग्जेम्पशन लिख दो। क्लियर है सब बच्चों? कुछ चीज़ ऐसी जो मैं रिपीट करूं, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, रिवाइज भी हम कर चुके हैं, ऐसा ही है। सितंबर 2000 क्या है? Under what circumstances a resident individual is entitled to tax on his foreign source salary, and when is the foreign tax treated as having been paid? ये वाला जो पार्ट है ना, when is foreign tax treated as having been paid, ये वाली बात आगे आएगी, ये भी हमने नहीं पढ़ी है। बाकी ये बात जो रह गई है, under what circumstances the resident individual is entitled to tax on his foreign source salary, तो ये foreign source salary वाले आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर टैक्स नहीं कटा फॉरेन सोर्स सैलरी पे तो भी यहाँ टैक्सेबल होगा, या फॉरेन या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ने लीव नहीं किया तो फिर यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। टैक्स ट्रीटी, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स ट्रीटी फिर ये 2 एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर इसका एक आध और सवाल बाद में डिस्कस करना होगा तो हम कर लेंगे। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आ गया है कि नहीं आ गया है? अच्छा, इसमें एक सवाल और था शायद, जी बेटा। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, मेरे पास बुक में नहीं है, मैं ज़रा हैंड आउट कर लूँ। अभी मैंने हैंड आउट किसको भेजा है, कहाँ भेजा है, ये भी नहीं मिल रहा मुझे। ऑटम 23 में भी कोई सवाल आया है इससे रिलेटेड? देखो ज़रा। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या ये आप लोग पहले खुद अटेम्प्ट करोगे घर पे? मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सोचो कि ये आपके पेपर में आ गया है। देखो, आपने पढ़ लिया ना, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया ना, कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ गए, आपको सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आ गया, ऐसा ही है।
अब आपने ये समझना है कि ऑटम 2023 हम लोग पेपर में बैठे हैं और ये ऑटम 2023 वाले जो सवाल आया है ये आपके पेपर में आ गया है। क्या हम इसे करने के काबिल हैं? क्या हम इसे सोचने के काबिल हैं? सो टेक दिस एज अ चैलेंज एंड टेक दिस एज अ टेस्ट एंड अटेम्प्ट दिस। आप इसको अटेम्प्ट करें, हम इसको कल अटेम्प्ट करेंगे, मिल के कल डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे मैं बोर्ड पेपर लिखवा भी दूंगा, लेकिन हम कल डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस कर लूँगा, फिर फ़ायदा नहीं है। आपको पता लगे ना आपको कितना कुछ आया। जो ये मैं कहता हूँ कि भाई पेपर के अंदर चीज़ें डूएबल होती हैं, मुश्किल नहीं होती हैं, समझ आने वाली होती हैं। तो ये एक आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। तो कल मैं 2 सवाल चेक करूंगा, एक तो ये देखूंगा मैं, दूसरा ये वाला मिस मार्गरेट वाला। ये 2 सवाल देखूंगा। ये आपने कर लिए, लेकिन कल देखेंगे दोनों सवाल, ठीक है। अच्छा, कौन ऐसा बच्चा है नेक बख्त जिसने एक भी सवाल अभी तक होमवर्क में नहीं किया है? हाथ रेस कर ले। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तकरीबन इक्का दुक्का छोड़ के सारे सवाल कर लिए? वेरी गुड, आई लाइक दिस। तो जो बाकी हैं, क्या वो पास होने का इरादा रखते हैं? नियत और इरादा है, तो क्या वो कोशिश कर लेंगे? ज़रा प्लीज़ ज़रा कोशिश कर लो। टाइम होता है, पूरा दिन घर पे आप लोगों के पास होता है, और वीकेंड ख़ास तौर पर इसलिए आएगा आपके पास कि जो भी चीज़ें आपकी बाकी हैं वो आप ज़रूर कर लो। मैंने आपको बताया इस वीकेंड के पीछे हमारी कुर्बानी है, और वो हमारी कुर्बानी वसूल तब होगी जब हम लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे से। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो हम अब आगे का सफ़र शुरू कर रहे हैं। गोया के हैंड आउट 2 आपके पास नहीं है, लेकिन हम डिस्कशन शुरू कर देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो वो रिवाइज करे घर पे अच्छे तरीके से, कोई क्वेश्चन हो पूछ ले, क्योंकि देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो ऑटम 2023 के अंदर सवाल आया है, ये पिछली बैच के बच्चों ने भी चैप्टर 1 इसी तरह से शुरू में पढ़ लिया था, और उसके बाद चैप्टर 1 खत्म हो गया। उसके बाद पेपर में ये सवाल आया, गैप आ गया ना काफी। तो अगर जिसने उसी वक्त इसको पक्का कर लिया होगा उसके लिए ये सवाल आसान हो गया होगा, लेकिन जिसने उसके अंदर कमी छोड़ दी होगी, कजी छोड़ दी होगी, उसके लिए मुश्किल हो गया होगा। क्या ख्याल है? तो आप इसको पक्का कर लो, आप इस चैप्टर को निपटा दें, खत्म कर दें। आगे के चैप्टर मुश्किल से मुश्किल तरीन होते चले जाएंगे। शुरू के चैप्टर आसान और आगे के डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक हो गई बात?